नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सेंगोर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का टैरिफ अटैक। 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैक्स का ऐलान। फैसले से नाटो में पड़ सकती है दरार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा सीरीज के विजेता का फैसला। और ठंड और कोहरे के बीच देश भर में मनाई जा रही है मौनी अमावस्या। पवित्र नदियों में स्नान कर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी लागत 6,950 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजना 86 किलोमीटर लंबी एक पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसे खास तौर पर यातायात और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस परियोजना में 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा शामिल है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। इससे जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 21 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के 30 किलोमीटर हिस्से को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन को किया जाएगा। ये सड़क नागांव, कार्बी, आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना के तहत जाखलबंधा और बोकाघाट में बाईपास बनने से शहरों में ट्रैफिक कम होगा और लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं कल असम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बागुरुम्बा दोहो 2026 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने मिलकर बागुरुम्बा नृत्य किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि बोडो शांति समझौते के बाद हजारों बोडो युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए। असम में गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम। अवसर बागुरम्बा दोहो 2026। बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से एक अलग ही समा बांध दिया। बागुरुम्बा दोहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। बोडो शांति समझौते से बदले हालात और असम की शांति स्थिरता को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और हिंसा में धकेला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान की जगह उन पर सियासी रोटियां सेकी। जहां विश्वास की जरूरत थी, वहां विभाजन को बढ़ावा दिया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की, बातचीत के रास्ते बंद किए। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र
बोडोलैंड के लोगों की आवाज कभी ठीक से सुनी ही नहीं गई। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब जरूरत असम के लोगों की सेवा करने की थी, कांग्रेस तब घुसपैठियों के लिए असम के दरवाजे खोलकर उनकी आवाभगत में लगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती। कांग्रेस राज में घुसपैठी असम की जमीन पर कब्जा करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य की हिमंता सरकार उन जमीनों को खाली करा रही है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम और नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था। आज भाजपा इस क्षेत्र की शांति समृद्धि के लिए लगातार कदम उठा रही है। असम विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कल गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान असम की सांस्कृतिक चेतना के महान स्तंभ रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे केवल एक कलाकार ही नहीं बल्कि असमिया समाज की आत्मा को स्वर देने वाले दूरदर्शी रचनाकार थे। उनके साहित्य, नाटक, फिल्म और संगीत ने असम की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया और पीढ़ियों तक लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जीवन और कृतित्व आज भी असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने रंगमंच, सिनेमा और संगीत के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति को नई दिशा दी और असम की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। प्रधानमंत्री आज असम के बाद फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम यहां हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे। सिंगूर का भविष्य या बांग्लार भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था, जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना,
इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित एक प्रदर्शनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 आज से नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कला विरासत का जश्न मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। ये कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगर इस आयोजन में भाग लेंगे। विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी को 31 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10:30 से रात 10 बजे तक देखा जा सकता है। 15 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुजरात से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दिव्यांक पटेल और शितोली के रूप में हुई है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली में रह रहे एनआरआई दंपत्ति से 15 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का है। आरोपियों ने संपत्ति जांच का हवाला देकर बुजुर्ग डॉक्टर दंपति, जो 2016 में अमेरिका से लौटे थे, उनके 15 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग खातों में हस्तांतरित करवा ली थी। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से अब कानून के हत्थे चढ़ गए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह की धोखाधड़ी वाली रणनीति के प्रति सतर्क रहें और सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से होने का दावा करने वाले संदिग्ध संदेशों की तुरंत रिपोर्ट करें। और भारत मंडपम में 10 जनवरी से चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज मेले में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। दरअसल शनिवार को भी यहां पाठकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति और बच्चों की किताब पर विशेष रियायत भी मिल रही है। इस बार के पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75 रखी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुस्तक मेले का अवलोकन किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने विभिन्न प्रमुख प्रकाशकों के स्टॉलों पर रुककर नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा और उनकी विषय वस्तु को समझा। इस बीच गृह मंत्री ने प्रकाशकों से बातचीत भी की। उनके दौरे से मेले में मौजूद पुस्तक प्रेमियों और आगंतुकों में खास उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। विश्व पुस्तक मेले में राजेश मिश्र की पुस्तक जागी आंखों के सपने कई महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ लिखी गई है। किन कारणों से बनी हुई है ये आकर्षण का केंद्र, इस पर लेखक राजेश मिश्र से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। विश्व पुस्तक मेले के अंदर जागी आंखों के सपने पुस्तक भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खास है इस पुस्तक में, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं लेखक राजेश मिश्रा जी। जागी आंखों के सपने एक मोटिवेशनल पुस्तक है। ये कोई जादू नहीं है, कोई अचंभा करने वाली चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ है कि हम सपने देखते हैं। जब हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं, जब मेरी आंखें बंद रहती है तो फिर सपने कौन देखते हैं। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि सपने नींद में नहीं देखे जाते। सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते, जिससे आपको नींद नहीं आती है। अब्दुल कलाम की ये कोट पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जिद। जिद इंसान को किस कदर आगे ले जाती है, जिसका एक उदाहरण मैं हूँ। पत्रकारिता के संघर्ष, भटकाव और कभी हार ना मानने की कला का नाम ही है जागी आंखों के सपने, जिसने मुझे इस चौराहे पर, इस रास्ते पर पहुंचाया है।
जहाँ तक जिद की बात है, ये किताब थोड़ी नेगेटिव दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है कि हर इंसान में जिद का होना जरूरी है, लेकिन जिद के साथ जिज्ञासा भी जरूरी है। एक ऐसा आदमी जिसने हथौड़ी और छेने के बलबूते पर 360 फीट पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देता है, एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति हमारे सामने है दशरथ मांझी के रूप में। निकोलस वुजिसिक, जिसके ना हाथ है ना पाँव है, सिर्फ गर्दन तक, सिर्फ कमर तक ही उनका पूरा शरीर है, लेकिन वो दुनिया के महान प्रवक्ता बने हुए हैं। एक नृत्यांगना होती है जिसे ट्रेन से मारकर फेंक दिया जाता है, चल नहीं सकती है, लेकिन वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ती है, अरुणिमा सिन्हा। ऐसे कई उदाहरण हैं। और इस किताब की सबसे मुख्य बात ये है कि किताब में मैंने लास्ट में होमवर्क दिए हैं कि अगर इस होमवर्क को आप 15 दिन में लगातार कर लेते हैं, ये होमवर्क होती है कि अगर इसे आप 15 दिनों में पढ़ लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये अपने आप में दैट इज ए साइंस ऑफ टर्निंग ड्रीम्स एंड रियलिटी। मेरी युवाओं के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो धैर्य रखें और पुस्तक पढ़ने पर अपना ध्यान दें, जिससे वो छूटते जा रहे हैं। तो ये थे राजेश मिश्रा जी जो बता रहे थे, युवा अपने धैर्य दें और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, आपको इसमें बहुत कुछ समझने का भी मौका मिलेगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हालात बेहद खराब बने हुए हैं। कई इलाकों में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी लगभग 0 तक पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर कम होने के आसार नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक सुबह और रात के समय घना कोहरा बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर जनजीवन पर साफ दिख रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति @ 50, विकास की गति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर परियोजना को गति दी। भूमि हस्तांतरण जैसी चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना ने क्षेत्रीय विकास, व्यापार और कृषि को सशक्त किया। साथ ही यात्रा समय में 50% की कमी और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने सरकारों के बीच बेहतर संवाद और नियमित समीक्षा के जरिए देश भर में बुनियादी परियोजनाओं की गति बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है NH30 का रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर। पहले जाम और दुर्घटनाओं के लिए बदनाम ये मार्ग अब एक आधुनिक 4 लेन हाईवे के रूप में उभरकर क्षेत्रीय विकास की धुरी बन गया है। 33 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 2 लेन से 4 लेन डिवाइडेड हाईवे में बदला गया, जिससे रायपुर, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। सितंबर 2016 में 987 करोड़ 88 लाख की लागत से स्वीकृत इस परियोजना ने कृषि, व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों में एक नई जान फूंक दी है। जहां पर से NH निकलता है उसके आसपास के क्षेत्र का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। वहाँ की चाहे लैंड हो, चाहे वहाँ के व्यवसाय हो, उनको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है और लोगों को एक दिशा मिलती है। तो निसंदेह रूप से ये राजमार्ग उस दिशा में एक मील का पत्थर होगा। परियोजना के दौरान कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती भूमि हस्तांतरण की थी। हालांकि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रगति समीक्षा बैठक ने ऐसी तमाम समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई और परियोजना 20 जून 2023 को जनता के लिए खोल दी गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा PMG मीटिंग के थ्रू ढेर सारी जो इनकी समस्याएं थी स्थल पे, जैसे लैंड एक्विजिशन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, यूटिलिटी शिफ्टिंग की, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू जल्द से जल्द इसको हम लोग इसको को रिजोल्व कर लिए। इससे जो है जो हमारी परियोजना समय से मतलब टाइम पे कंप्लीट हो गई। रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर ने 45 से 50 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यात्रा समय में लगभग 50% की कमी आई है और औसत वाहन गति में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल ईंधन और परिचालन लागत में बचत हुई, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और कृषि परिवहन को भी मजबूती मिली है। धमतरी, कुरूद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से मंडियों और राइस मिलों तक पहुंच आसान हुई, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ। निर्माण के दौरान 3 से 4 हजार रोजगार सृजित हुए। ये परियोजना प्रगति की प्रभावी निगरानी और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकारी संस्थाएं एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान करती हैं और समय पर लक्ष्यों को पूरा करती हैं। ये 4 लेन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल है कि कैसे सही नेतृत्व और निरंतर प्रयास से बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड कब्जाने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप की ये धमकी नाटो सहयोगियों के बीच दशकों पुराने संबंधों में अविश्वास की खाई को चौड़ा कर सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मैच में राजकोट में हारने के बाद घर में अपनी बादशाहत वापसी पाने के इरादे से उतरेगी। ब्लैक कैप्स ने पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे तीसरे मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। जो भी टीम आज का मुकाबला जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।